हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करती हूँ जनरल स्टडी पेपर नंबर 2 के पॉइंट नंबर 2 में। यहाँ ये 2 है, 1 कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर 2 आएगा। ये पॉइंट नंबर 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। हम लोग करेंगे पॉइंट नंबर 2 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। इससे पहले हम लोग संविधान था उसका ऐतिहासिक आधार देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो ऐतिहासिक आधार के उस संबंध में जो भी नई नई संशोधन किए गए हैं उसके बारे में देखा था, और भी देखा था हमने कि कौन सा कानून बनाया गया था, संविधान की प्रस्तावना में क्या उद्देशिका थी, क्या सारा पॉइंट 1 में देख चुके हैं। और इसको हम लोग मैंने पीडीएफ के तौर पे जनरल स्टडी पेपर नंबर 2 डाल दिया है, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ताकि आपका पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो जाए। ये पॉइंट नंबर 2 हम आज करने जा रहे हैं, इसका पार्ट 1 है, इसके केवल 2 ही पार्ट आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, इससे पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज पार्ट 1 की हम लोग इसमें बात करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ूँ मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूँ, जो नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसा मौका पहली बार मिलता है कि जीएस पेपर नंबर 2, 1, 2, 3, 4 चारों के लिए हम लोग हिंदी में लेकर आए हैं पूरा सिलेबस, और वो भी पॉइंट टू पॉइंट। ये नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा लिया, हमने जो जो पॉइंट दिए हुए हैं उसी के ऊपर हम लोग करेंगे। और एक बार ये पूरा ख़त्म होने के बाद आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉइंट। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा है रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, मतलब कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले इसमें मैंने इसे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि हम लोग उसमें पढ़ेंगे कैसे। इसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले तो मैंने बताया है आपको केंद्र राज्य संबंध क्या होते हैं। तो 3 टाइप के संबंध होते हैं जो हम इसमें आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब उसमें स्पेशली फोकस किया गया है वित्तीय संबंधों के बारे में। तो हम जो हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं केंद्र राज्य में उसके बारे में मेन फोकस करेंगे इसमें कि वो संबंध होते क्या हैं। अब इसमें नेक्स्ट हमने बात की है वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग क्या है, कब बना, कैसे बना, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, इसमें वित्त आयोग की बात करेंगे। अब इन दोनों क्वेश्चन को इंटर रिलेट करेंगे कि केंद्र राज्य वित्त संबंध है उसमें वित्त आयोग क्या भूमिका निर्वाह करता है, या 14वां अभी वित्त आयोग बना है तो उसकी क्या क्या अनुशंसाएं थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट सिनेरियो से ही अटैच होता है कि इस प्रेजेंट सिनेरियो में वित्त आयोग की केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में भूमिका की चर्चा कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आएगा। और बाकी जो मेन बेसिक चीज़ें हैं कि वित्त आयोग क्या होता है, उद्देश्य क्या होते हैं, या केंद्र राज्य वित्तीय संबंध क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ताकि इससे बाहर कुछ भी पूछ लिया जाए हमें लिखना यही है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। और हाँ, थोड़ा सा इमेजिनेशन आंसर राइटिंग आनी चाहिए कि कुछ भी पूछ लिया जाए हमें इंटर रिलेट करके हमें एक आंसर लिखना आना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने ये एक पूरी एक लाइन थी, इसको 4 टॉपिक्स 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया और उसके बाद इसको आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करती हूँ, केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, जो भाग 1 है उसमें लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। मतलब कि हमारे 29 जो स्टेट हैं पूरे और यूनियन टेरिटरी जो है वो सब मिला के भारत बनता है, एक संघ बनता है। भारत के संविधान को विधायिका, कार्यपालिका, केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों में विभाजित किया है। यहाँ न्यायपालिका अलग है, इसलिए न्यायपालिका का यहाँ मैंने नाम नहीं लिया है। जो संविधान को संघीय विशेषता प्रदान करता है, जबकि न्यायपालिका एक श्रेणीबद्ध संरचना में एकीकृत है। यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका, केंद्र राज्य के बीच में मतलब जो भी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ ही नहीं, सारी शक्तियाँ, विधायिकों की शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सबको बराबर भागों में विभाजित किया गया है। और न्यायपालिका जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट और सबसे सुपर पावर है, उसके नीचे उच्च न्यायालय यहाँ पर आता है। भाग 11 में
अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों के विभिन्न पहलुओं का आदान प्रदान करता है। मतलब ये बताता है कि विधायी संबंध 245 से 255 के बीच, इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे हम लोग। अभी आप इतना देख लीजिए। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान भी तय किए गए हैं कि केंद्र और राज्य के बीच कैसे समन्वय होना चाहिए, कैसे सहयोग होना चाहिए, किस हिसाब से दोनों एक दूसरे से मिलकर कार्य करेंगे। इसके लिए बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं, बहुत सारे आर्टिकल दिए गए हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या संबंध है दोनों में। चलिए, केंद्र और राज्य संबंध की अगर हम बात की जाए तो इसे नॉर्मल आप फ्लो चार्ट में डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, जैसे इस टाइप से, या कोई भी फ्लो चार्ट आप ऐसे बना सकते हैं। कैसे भी बनाएंगे आप, जैसे मैंने बनाया ऐसे भी बना सकते हैं। तो 3 संबंध होते हैं, एक होता है विधायी संबंध, एक होता है प्रशासनिक संबंध और थर्ड होता है वित्तीय संबंध। तो हमें मेनली जो चर्चा करनी है वो वित्तीय संबंध, क्योंकि हमारा टॉपिक है वित्तीय संबंध पे। विधायी संबंध बस आप ये एक बार देख लीजिए कि अनुच्छेद 245 से 255 तक आपको विधायी संबंध के बारे में बताना है और प्रशासनिक संबंध के बारे में 256 से 263 तक बताना है। अब इसके बाद जब वित्तीय संबंध की हम बात करेंगे तो 268 से 293 तक के अनुच्छेद जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और डिटेल में हमें यही पढ़ना है, ऊपर के दोनों नहीं पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो वित्तीय संबंध जो अनुच्छेद 268 से 293 तक दिया हुआ है, ये संविधान के 12वें भाग में दिया हुआ है, जिसमें 268 से 293 अनुच्छेद राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संबंधों को बताता है कि उन दोनों के बीच वित्तीय संबंध कैसे होंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, राजस्व शक्तियों का आवंटन किया गया है। तो कैसे किया गया है, जैसे आप लोगों को पता है संविधान के भाग 7 में दिया हुआ है, संघ के पास संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर कर लगाने की शक्ति है। तो ये भाग 12 में बताया गया है। तो आपको ऐसे पता है कि संसद के पास जो होती है वो संघ सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं उस पर कर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने की शक्ति होती है। ऐसे ही संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार होता है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। और संसद के पास अवशिष्ट जो शक्तियाँ होती हैं उनमें संसद के पास कर लगाने की अन्य शक्ति होती है। तो चारों जो सूचियाँ होती हैं उसके बारे में बताया गया, उसमें जितने भी विषय होते हैं उस पर कर लगाने की शक्ति उससे संबंधित संसद के पास होती है या राज्य सरकार के पास होती है। चलिए आगे बात करते हैं। वित्तीय संबंध में अनुच्छेद 268 से 293 तक क्या क्या कहा गया है। तो यहाँ एक एक अनुच्छेद में इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ कि आप एग्जाम्पल जब भी दोगे इसके वित्तीय संबंध के बारे में चर्चा करनी होगी, तो जितने भी आपको 2-4 अनुच्छेद याद होंगे उसके बारे में अगर एग्जाम्पल बताओगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अनुच्छेद 268 ये बताता है कि कर जो है वो संघ अथवा केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन राज्य द्वारा उन्हें एकत्रित और विनियोजित किया जाता है। जो भी कर लगाए जाते हैं वो केंद्र और संघ लगाएगा, लेकिन वो कर राज्य उन्हें एकत्रित करेगा। सेवा जो कर है वो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और संघ और राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। ये 268A बात करता है। करों को संघ द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है, लेकिन राज्यों को सौंपा जाता है, ये 269 में कहा गया है। तो ये विभिन्न टाइप के कर हैं कि एक पर्टिकुलर ये कर है जो संघ द्वारा लगाया भी जाएगा, एकत्रित भी किया जाएगा, बट राज्यों को दे दिया जाएगा। वो उन कर के बारे में 269 में बताया गया है। ऐसे कर जो संघ द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन राज्यों और संघों के बीच वितरित किया, दोनों के बीच बराबर बांट दिया जाता है, तो ये अनुच्छेद 270 बात करता है। संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ खास शुल्कों और करों का अधिभार लगाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 271 में बताया गया है। आगे अनुच्छेद 275 के तहत संसद किसी भी राज्य के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत रहता है। संसद सहायता की जरूरत होने के लिए संसद सहायता की निर्धारित कर
प्रदान कर सकते हैं। अनुदान की सहायता जरूरत निर्धारित कर सकते हैं और विभिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न राशियां तय की जाती है। इसका मतलब सिंपल मैं आपको सिंपली वर्ड में समझा देती हूँ कि संसद जो होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर राज्य में अगर सहायता की ज़रूरत होती है, अनुदान की ज़रूरत होती है, तो भिन्न भिन्न राशियाँ वो आवंटित कर सकता है उस पर्टिकुलर राज्य के लिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 282 के अंदर बात करते हैं, संघ या किसी राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान कर सकते हैं, बावजूद इसके भी जिस संदर्भ के साथ संसद और राज्य विधायिका नियमों का निर्माण किया गया है वो उसका उद्देश्य है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 282 के तहत संघ या किसी राज्य कोई भी एक सार्वजनिक उद्देश्य है तो दोनों का कॉमन है, तो उसके लिए कोई भी राशि का अनुदान किया जा सकता है जिसमें संसद और राज्य विधायिका नियमों का विनिर्माण कर रही हो। नेक्स्ट 352 अनुच्छेद के तहत यहाँ आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आपातकाल की कार्रवाई के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को राष्ट्रपति द्वारा बदला जा सकता है। मतलब कि अगर एक डिसाइड हुआ है कि इतना % करे केंद्र को दिया जाएगा, इतना % राज्य को दिया जाएगा, बट अगर आपातकाल की स्थिति हो जाती है 352 के तहत, तो राष्ट्रपति इसको अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकता है। ज़रूरी नहीं है जितना निश्चित है उतना ही दिया जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 360, इसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय मतलब कि यही आपका करंट फाइनेंशियल जो आपातकाल लगाया जाता है उसके रिलेटेड है। स्थिति में ऑपरेशन के दौरान, मतलब जब आपातकाल लगाया जाता है उसके दौरान संघ अथवा केंद्र किसी भी राज्य सरकार को वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने के लिए दिशा निर्देश दे सकता है, जो विशिष्ट दिशा निर्देश भी हो सकते हैं। इन दिए जाने वाले दिशा निर्देशों पर राष्ट्रपति स्पष्ट और आवश्यक निर्णय दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें भी यही है कि वित्तीय आपातकाल जब लगाया जा सकता है तो मान लीजिए किसी राज्य को विशेष अनुदान देने की घोषणा पहले से की हुई है और अगर राज्य में वित्तीय आपातकाल लग चुका है तो अब क्या होगा कि उस राज्य में ये राष्ट्रपति या फिर जो संघ है वो पूरा ये मना कर सकता है कि अब इस राज्य में वो दिया नहीं जाएगा अब अनुदान, क्योंकि आपातकाल इस समय वित्तीय लगा हुआ है, सरकार पे बहुत ज़्यादा इस समय खुद ही खर्चा हो रहा है, तो वो और खर्चा किसी और राज्य को नहीं दे सकता है। तो 360 के अंदर ये कहा गया है। तो आज हमने ये पूरा डिटेल में बात कर दी कि संबंध कैसे होते हैं केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि वित्त आयोग क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, प्लस उसके केंद्र राज्य संबंध में केंद्र राज्य जो संबंध होता है उसमें वित्त आयोग की क्या भूमिका होती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे और पूरा सम अप करने के बाद ये पूरा लेक्चर यहाँ सेकंड पॉइंट खत्म हो जाएगा। और फर्स्ट पॉइंट जो खत्म हुआ है उसकी PDF मैंने सक्सेस मंच पेज जो फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल दोनों पे अपलोड कर दी है। जिसको भी नहीं मिले प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उनको शेयर कर सकूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आप लोगों तक स्टडी मटेरियल को पहुँचाना। और नंबर 2 जब पॉइंट ये ख़त्म हो जाएगा तो इसका भी अभी जो सेकंड पार्ट आएगा उसके बाद में PDF अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर किसी को चाहिए और नहीं मिल रहा है PDF, क्योंकि कई क्वेरीज आती हैं, पहले आई थी अब तो नहीं आ रही हैं, कि अगर PDF नहीं मिल रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके अलग से बता दीजिए। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा बिल्कुल भी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच। हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से UPSC UPPSC मेंस में जनरल स्टडी पेपर 2 के पॉइंट नंबर 2 में वेलकम करती हूँ आप लोगों का। तो हम लोग कर रहे थे केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। इसका हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं और इसकी पूरी प्लेलिस्ट वहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो रेगुलर मेरे व्यूवर्स हैं, GS पेपर 1 2 3 4 की रेगुलर सीरीज़ चलाई जा रही है। तो आज मैं पॉइंट नंबर 2 इसका करवा के ये ख़त्म कर दूँगी टॉपिक, फिर हम पॉइंट नंबर 3 इसका करेंगे, प्लस GS 3 भी जल्दी लेकर आऊँगी। काफ़ी दिन से उसका काम भी पेंडिंग चल रहा है। और जिनको PDF नहीं मिल रहा है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, क्योंकि मैंने सक्सेस मंच टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच फेसबुक पेज दोनों पे इसका PDF, जो इसका पार्ट 1 का PDF था, पार्ट 2 तो आज कंप्लीट हो जाएगा तो इसका भी अपलोड कर दूँगी। पार्ट 1 का PDF अपलोड कर दिया है तो आप देख सकते हैं। बाकी मैं दोनों का मर्ज करके भी एक बार वापस से अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का
ये टॉपिक केंद्र वित्त संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। जो हमारा टॉपिक रह गया था वित्त आयोग के बारे में, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे और दोनों के बीच संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो व्यूवर्स जो पहली बार देख रहे हैं, एक बार मैं आपको लोगों को बता दूं कि GS 1 2 3 4 का टॉपिक यहाँ चलाया जा रहा है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दें। मुझे आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहता है हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। ये टॉपिक था हमारा रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंट्रल स्टेट एंड फाइनेंशियल रिलेशन, केंद्र राज्य वित्त संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। लास्ट जो हमने क्लासेस में देखा था केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध और केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध बात एक ही है, तो क्या होता है इसके बारे में देखा था। कौन से आर्टिकल में कहा गया है। केंद्र राज्य संबंध 3 टाइप से होते हैं, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने वित्तीय संबंध, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसमें वित्तीय संबंधों को ही मेंशन किया हुआ है, प्रशासनिक और विधायी संबंध नहीं करना है, तो हम सिर्फ ये वाला टॉपिक करेंगे। तो हमने ये अच्छे से देखा था। नेक्स्ट फिर हमने देखा था वित्तीय संबंध में कौन कौन से अनुच्छेद हैं। 268 से 293 वित्तीय संबंधों को परिभाषित करते हैं, तो क्या क्या उसमें दिया गया था संबंधों में। फिर हमने आपातकाल के बारे में देखा था, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में क्या किया जा सकता है। तो आज हम देखेंगे वित्त आयोग के बारे में। पहले हम देखेंगे वित्त आयोग क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, उसके बाद दोनों को इंटर रिलेट करके हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वित्त आयोग का देख लेते हैं। तो वित्त आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 280, ये आप याद रखेंगे, 280 आर्टिकल्स में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। इस प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए बनाया जाने वाला आयोग है ये वित्त आयोग, और ये केंद्र सरकार की कुल कर संग्रह में राज्य सरकारों की हिस्सेदारी के बारे में निर्णय लेता है। मतलब कि केंद्र जितना भी कुल कर का संग्रह करती है, तो पर्टिकुलर क्योंकि 29 स्टेट हैं, तो किस राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा, सबको इक्वल तो मिल नहीं सकता, क्योंकि किसी का कुछ हिस्सा, मतलब किसी का कुछ एरिया ज़्यादा है, किसी की जनसंख्या ज़्यादा है, किसी में संसाधनों की कमी या ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी का निर्णय करना होता है कि कौन सा राज्य कितना हिस्सा कर का लेगा। तो ये वित्त आयोग करता है। वर्तमान में जो चल रहा है वो 14वां वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है इस समय, और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं RBI के भूतपूर्व गवर्नर श्री YV रेड्डी, जिनकी ये पिक्चर है, आप लोग परिचित होंगे इनसे। 14वें वित्त आयोग की अवधि जो है वो 2015 से 2020 तक की है, और इस वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के कर संग्रह में से राज्यों को 42% हिस्सेदारी दिए जाने की सिफारिश की है। मतलब इनने कहा है कि जितना भी कर संग्रह करेगा केंद्र सरकार, उसमें से 42% वो राज्यों को दे देगा, बाकी जो बचेगा वो हिस्सा वो अपने पास अपना संग्रह के लिए रखेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वित्त आयोग के प्रमुख कार्यों की, कि तो वित्त आयोग क्या क्या मेन कार्य करता है जिसके लिए इसका गठन किया गया था। तो सबसे पहला है ये केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों से होने वाली शुद्ध आमदनी का वितरण और राज्यों को ऐसी आमदनी वितरित करना। इसका मतलब ये है केंद्र और राज्य जो भी कर इकट्ठा करते हैं, क्योंकि राज्य कुछ अलग कर इकट्ठा करता है जो राज्य सूची में दिए गए हैं, और केंद्र सरकार कुछ अलग कर इकट्ठा करती है जो कि केंद्र की संघ सूची में दिया गया है। और भी बहुत सारे कर हैं जिनको इन लोगों में आपस में डिवाइड किया गया, तो इसका वितरण करना, कैसे किसको कितना दिया जाएगा, इसके बारे में सारा डिसीजन जो है वो वित्त आयोग लेता है। नेक्स्ट है केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान के भुगतान को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत बनाना। मतलब कि केंद्र जो है वो राज्यों को कुछ अनुदान भी देता है अपनी तरफ से, जैसे कुछ गरीब राज्यों को, जैसे कि महाराष्ट्र का विदर्भ प्रदेश है उसके लिए अनुदान दिया जाता है, उड़ीसा जैसे राज्यों को अनुदान दिया जाता है, कहीं अगर किसी राज्य में बाढ़ आ गई तो कुछ अनुदान दिया जाता है। तो ये सब जो होता है इसको वित्त आयोग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कैसे नियंत्रण करना है, कैसे उसके सिद्धांत बनाने, ये सब वित्त आयोग बताता है। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित कोई अन्य मामला। इसके अलावा जो ऊपर दिए गए हैं 2 टॉपिक, इसके अलावा भी अगर कोई और संबंध होता है केंद्र और राज्यों के बीच, कोई और वित्त से संबंधित मामले होते हैं, वित्त से, ना विधायी ना प्रशासनिक, ओनली वित्त से, तो पैसों से रिलेटेड मतलब, तो वो यहाँ पर सुलझाता है वित्त आयोग। चलिए आगे बात करते हैं इसमें।
वित्त आयोग देश में राजकोषीय संघवाद को कैसे सुनिश्चित करता है। इसका मतलब ये होता है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर एग्जाम में। तो वित्त आयोग देश में राजकोषीय संघवाद को कैसे, मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ के रूप में लिखा है। अब आप इसको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करके मैं आगे बताऊंगी आप कैसे करेंगे, तो उसके हिसाब से आप अपने आंसर राइटिंग 2 से 3 पेज में करेंगे इसकी। राजकोषीय संघवाद का मतलब ये होता है कि संघवाद तो आपको पता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। पर्टिकुलर जो 29 स्टेट्स हैं वो पूरे एक मिलकर भारत संघ का निर्माण करते हैं। अब राजकोषीय संघवाद, क्योंकि वित्त के मामले में भी ये संघ कैसे है ये हमें बताना है यहाँ पे। तो वित्त आयोग ये कैसे करता है, तो संविधान में परिकल्पित संघीय ढांचे के तहत ज़्यादातर जो कराधान की शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास रहती हैं। जैसे कि हमने अभी बात की कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं और संघ सूची की शक्तियाँ केंद्र के पास है कराधान की। और अगर कोई ऐसा मामला आता है जो राज्य और केंद्र में डिस्प्यूट का होता है तो भी वो शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। लेकिन जो थोक खर्चे हैं वो राज्यों द्वारा किए जाते हैं। इसका मतलब है कि अब जो भारत एक राज्य पूरा एक संघ है, लेकिन उसमें पर्टिकुलर वो राज्यों से मिलके बना हुआ है ना। तो राज्यों में शिक्षा अलग, पर्टिकुलर राज्य शिक्षा का खर्च हो गया, स्वास्थ्य का खर्च हो गया, रक्षा का खर्च हो गया, तो ये सब जो खर्चे हैं ये राज्य द्वारा किए जाते हैं। ऐसी संघीय संरचना में केंद्र जो आयकर और उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष करों के रूप में लगाता और वसूलता है, से संसाधनों के राज्यों को हस्तांतरण किए जाने की आवश्यकता होती है। मतलब कि जैसे जो केंद्र सरकार लगाता है, आयकर लगाता है, उत्पाद शुल्क लगाता है, सीमा शुल्क लगाता है, ऐसे अप्रत्यक्ष कर लगाता है और वसूली करता है उसकी, तो ये जो संसाधन होते हैं इसे राज्यों को भी केंद्र को देने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कैसे देता है ये वित्त आयोग डिसाइड करता है। इसलिए राज्य की आबादी, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ से आप लोग इसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ये मैंने पैराग्राफ में दे दिया है, इसको आप अपने शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। राज्यों की आबादी, राज्य की राजकोषीय स्थिति, कितना गरीब है, कितना अमीर राज्य है वो, राज्य का वन क्षेत्र, कितना वन क्षेत्र है, कितना कृषि क्षेत्र है, कितना उद्योग का क्षेत्र है, ये सब चीज़ें। आमदनी का अंतर, मतलब कि पर्टिकुलर एक राज्य में कितनी आमदनी है, दूसरे राज्य में कितनी आमदनी है, और क्षेत्रफल के आधार पर, कोई बड़ा राज्य होता है, कोई छोटा राज्य होता है, इनके बीच राज्यों के बीच संसाधनों का उचित आवंटन आवश्यक होता है। ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं जिसके द्वारा संसाधनों का जो आवंटन होता है वो किया जाता है। इस प्रकार के उचित आवंटन द्वारा वित्त आयोग राज्यों और केंद्र के बीच टकराव होने से रोकता है। अब मतलब अगर कहीं बीच में एक मीडिएटर का काम नहीं करेगा तो जो पर्टिकुलर राज्य हैं वो केंद्र से कहेंगे हमें इतनी चीज़ें चाहिए, और केंद्र कहेगा नहीं भैया सब लोग हैं देने के लिए, 29 स्टेट्स हैं, मुझे तो सबको देना है ना। तो बीच में जो बीच बचाव का कार्य करता है और वो किस बेसिस पे करता है, तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पे, आबादी और राजकोषीय स्थिति, इस बेस पे वो डिस्प्यूट को रोकने का काम करता है और बताता है कि हाँ इस पर्टिकुलर राज्य को इतने वित्त देने की आवश्यकता है। तो ये है वित्त आयोग का काम। तो आप समझ गए होंगे कि इस संघवाद को कैसे बनाए रखता है, राजकोषीय संघवाद को। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब नेक्स्ट देखेंगे आयोग की अनुशंसाओं की शक्ति, मतलब कि आयोग जो अनुशंसाएं करता है, जो बताता है कि हाँ इस पर्टिकुलर राज्य को इतना वित्त देना है, तो वो उसकी शक्ति क्या है, उसकी पावर है या नहीं, या बस अपने सजेशन ही देता है सिर्फ। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो संविधान के अकॉर्डिंग सरकार पर वित्त आयोग की अनुशंसाओं को बाध्यकारी नहीं बनाता। मतलब संविधान कहता है कि अगर वित्त आयोग कोई सिफारिश देता है तो सरकार ज़रूरी नहीं है कि वो अनुशंसाएं उसकी मान ही ले, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगी सरकार। तो यहाँ बाध्यकारी शक्ति नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। हालांकि सरकार जहाँ तक राजस्व साझा किए जाने का प्रश्न है, आमतौर पर आयोग की अनुशंसा मान लेती है। मतलब आज तक जब से संविधान चला आ रहा है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से ऐसी बहुत ही कम रेयर केस हुआ है कि जहाँ पर वित्त आयोग की अनुशंसा नहीं मानी गई है। हमेशा ऑलमोस्ट उसकी अनुशंसा मान ली जाती है। केंद्रीय करों और शुल्कों और अनुदानों के वितरण से संबंधित ये अनुशंसाएं समांतर राष्ट्रपति के आदेश से लागू होती हैं। तो ये लाइन आप समझ गए होंगे, जो भी अनुशंसाएं होती है वो पहले राष्ट्रपति कहता है कि हाँ ठीक है, तो वो ठीक कही जाती हैं, वो दे दी जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। अब मेन ये पॉइंट है कि 14वें वित्त आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं, जो 14वां वित्त आयोग 2015 से 2020 के बनाया गया है, तो उन्हें मेन रिकमेंडेशन क्या क्या की हैं। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखेंगे बहुत अच्छे।
इसे याद रखेंगे और एग्जाम में लिखेंगे भी। पहला है केंद्र के विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को वर्तमान 32 से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। पहले राज्यों को 32% हिस्सा दिया जाता था ओवरऑल, अगर 100% कर इकट्ठा होता था, लेकिन अब उसे 42% हिस्सा दिया जाएगा राज्यों को। 2016-17 तक राजकोषीय घाटे को कम कर जीडीपी के 3% तक लाना और 2019-20 तक राजस्व घाटे को शून्य करना, ये इसका लक्ष्य है। बजट प्रस्ताव के राजकोषीय नीति क्रियान्वयन के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना करना, ये 14वें वित्त आयोग का लक्ष्य है। नेक्स्ट, मौजूदा एफआरबीएम अधिनियम के स्थान पर ऋण सीमा और राजकोषीय उत्तरदायित्व का कानून लाना, ये इसका एक रिकमेंडेशन है। कर हस्तांतरण उद्देश्यों के लिए विशेष और सामान्य श्रेणी के राज्यों के बीच मतभेद को समाप्त करना, लेकिन राजस्व के घाटे वाले 11 राज्यों को अनुदान देना। मतलब कि 11 राज्य ऐसे हैं जिसमें राजस्व का घाटा हो रहा है, तो उनको अनुदान देना, लेकिन हाँ, विशेष राज्य और समान श्रेणी के राज्यों के बीच जो भी डिस्प्यूट चलता है, मतभेद चलते हैं, उसको समाप्त करना इनका उद्देश्य है। राज्य सरकारों के राजस्व व्यय में नियोजित और गैर नियोजित भेदभाव को दूर करना। नेक्स्ट है जीएसटी के लागू होने के बाद यदि राजस्व में घाटा होता है तो 3 वर्षों तक राज्यों को पूर्ण 100% क्षतिपूर्ति करना। मतलब कि अगर राज्यों को जीएसटी अगर लागू करें, क्योंकि आप लोगों को पता है जीएसटी लागू हुआ 2014 से, इसके बाद से अगर घाटा होता है उसके बाद तो 3 वर्षों तक राज्यों को जो भी घाटा होगा उसको प्रतिपूर्ति करना, ये इसका वित्त आयोग का अनुशंसा है, रिकमेंडेशन है। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है ये पूरा जो राज्य और केंद्र वित्त आयोग की अनुशंसाएं, ये पूरा हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो भी है पॉइंट नंबर 3, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हमारा पूरा कोर्स यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें हमारे वीडियोस को, ताकि और लोगों तक ये वीडियो की रिकमेंडेशन पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।